अच्छा जी, हमारा जो सेकंड टॉपिक का है वो यहाँ की एक बहुत बड़ी शख्सियत जो टेक्सला में कहा जाता है पैदा हुई, और डिफरेंट इसके हैं लेकिन ज़्यादा इसके शायद ये है कि वो टेक्सला में पैदा हुए हैं। और कटेलिया उनका नाम था, चांकिया कहा जाता है। और हमारे जो शाह साहब ने वजाहत की कि हमने बहुत सारी अच्छी चीज़ों को भी सिर्फ तसब की नज़र से और मजहबी तसब की नज़र से उसको नज़रअंदाज कर दिया, और बहुत सारी चीज़ों को हम ऑन ही नहीं करते हैं। हालांकि अगर वो हम ऑन करें तो हमारे मज़हब के ऊपर, हमारी उस शख्सियात की शख्सी जो हमारा खाका है या हमारा जो नशन नुमा है उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ना है। तो वो चांकिया जो उसके मतलब ये बताया जाता है कि वो टेक्सला में पैदा हुआ है, और जब वो पैदा हुआ तो उसके 32 के 32 दांत पूरे थे, और वालिदैन ने उसके 32 दांत तोड़ दिए इस डर से कि उस वक्त जिस बच्चे के 32 दांत टोटल पूरे होते थे उसको बादशाह बनाया जाता। तो वालिदैन का ये ख्याल था या उनकी जो सोच थी कि बच्चों को कत्ल किया जाता है या बादशाह जालिम होते हैं, जुल्म करते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने अपने बच्चे को लोगों से छुपा के रखा। अब वो बाद में ऐसा नौजवान बना कि यहाँ के जो सियासत के ऊपर, यहाँ के जो उनके एक बहुत बड़े उस्ताद के नाम पर, उस्ताद के तौर पर वो मशहूर हुआ, और जिसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती है। और जिनकी किताब जो अर्थशास्त्र, जिसका संस्कृत से तर्जमा हुआ, ये सिद्दीकी साहब के पास है। और मैं रिकमेंड करूँगा दोस्तों से कि इसको एक दफ़ा पढ़ लें। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो इस्लामी है, ऐसी नहीं है कि कबल इस्लाम से भी वो 1000 साल पहले गुजरा है बंदा। तो इसमें सियासत के मतलब, बच्चों के किरदार के मतलब, इवन उसने ये भी कहा है कि अगर बच्चा बद किरदार है तो उसको हटा दिया जाए अपनी चीज़ से। अगर यहाँ के साथ वो नरम रहमदिली नरमी नहीं करता है या टैक्सेस ज़्यादा लगाता है तो उसको रोका जाए। लेकिन बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो अयाशी ऐश परस्त हो और उससे जो इक़्तिदार है वो छिन जाए। यानी कि इसके अंदर एक पूरा सियासत और पूरा फ़लसफ़ा दिया गया है उसके मुताबिक। जो इसको ऑन करता है इंडिया ऑन करता है, और चांकिया को हम ऑन नहीं करते हैं, बल्कि हम उसको इस तौर पे पेश करते हैं कि वो एक बड़ा कीना परवर, चालाक, लूमड़ी से तशबीह देना, बड़ी मतलब उसने इस तरह की ये चीज़ें उससे मंसूब की जाती हैं। आपकी बात मैं इसमें एक कि ये बिज़नेस के लिए भी ना, जो लोग बिज़नेस करते हैं कारोबार, उसके लिए देखें बड़ा ज़बरदस्त एक कारीगरों पे नज़र रखना, ताजरों की निगरानी। मैं ये देखें, ये बिज़नेस एक्टिविटी है ना, तो पूरा कवर किया हुआ है उसने। हुक्मरानी, सारी चीज़ें, फिर अज़दवाजी ज़िंदगी की भी चीज़ें बताई हुई हैं, जंग कैसे लड़नी है, माशरा कैसे बनाना है, विरासत की चीज़ें, तो बहुत बहुत डिटेल के साथ चीज़ें। मर जाए बहनों को किस तरह तकसीम करनी है चीज़ें। आप करें कंटिन्यू। नहीं वो आप करें इसमें, वो तो बस मैं सिर्फ ये देख रहा था खोल के, मैंने कुछ से पहले पढ़ी थी इसको कोई चीज़ पढ़े। और इसमें देखें ये कवायद हुक्मरानी से गलत के सबब नाजिल होने वाली आफात, हुक्मरान और हुकूमती अफादात। इसमें कुछ छोटे मोटे टोटके भी हैं जिसे हम जादू या कुछ कह लें, जहर बनाने का तरीका। मैं वो उसने अपनी एक बयान किया हुआ सारा कि किस तरीके से स्लो पॉइजनिंग की जा सकती है और साइकोलॉजिकल वार कैसे की जा सकती है तो कबीलों के दरमियान। तो बहुत डिटेल से बड़ी मुफस्सिल किताब है। तो और सबसे कमाल की बात है कि फ्रॉम टेक्सला है। ठीक है, ये कौन सा दौर था का जो ये आप जब सिकंदर आज़म आया तो ये चांकिया जो है, जो वैसे चांक कहते हैं, उस्ताद को कहते हैं, ये उस वक्त यहाँ पर पढ़ा रहे थे, उस्ताद थे। और इनको बड़ा वो था कि जो पाटलिपुत्र का जो हुक्मरान था ये उसके पास गए भी, नन्ना था क्या था, और उसको जाके समझाया कि एक बहुत बड़ी आफत आ रही है और आप ये हमारा खिता वो छीन लेगा हमसे, और बड़ा ताकतवर है। और उन बच्चों ने कहा जी, वो जैसे मुगलों ने कहा दिल्ली दूर रास्त, तो उसने कहा जी मुझे क्या परवाह है, मैं उस किनारे पे हूँ, तो ये इधर से आएगा देखा जाएगा। तो वो उसके ख़िलाफ़ हो गया, और वहाँ से एक नौजवान उसने निकाला जो मौर्या था, ख़ानदान से तलक रखता था। ये ब्राह्मण से थोड़ा नीचे होते हैं और इंतज़ामी अमूर में ये इस तरह के ये करते हैं जी। चंद्रगुप्त मौर्य को जी, कंसल्टेंट भी चंद्रगुप्त मौर्य को उसने जब सारी चीज़ों का बताया तो नौजवान है वो तैयार हो गया, और उसको फिर बादशाह ने अपने तौर पर कैद में डाला। लेकिन वो शाही असर रसूख होने की वजह से चंद्रगुप्त मौर्य, देखिए मुकद्दर जब जोड़ते हैं तो वो सारी चीज़ें हो जाती हैं, उसको उन्होंने आज़ाद कर दिया और वो इस चांकिया के हमरा टेक्सला आ गया। टेक्सला आके उस वक्त तक यहाँ पर ग्रीक काबज़ हो चुके थे।
अच्छा, ये राजा अंबी का राजा अंबी का दौर था, ठीक है। समझ गया। और राजा अंबी ने भी, ये लोग कहते हैं उसको बीच में तारीख में लाया नहीं जाता, उसकी ज़रूर बातें होंगी। राजा अंबी ने भी मुशर्रफ वाला किरदार अदा किया है। उसने भी कहा कि मैं एक बहुत बड़े आफत आ रही है, बहुत बड़ा वारियर है, अगर मैंने इसके आगे, जिसने पर्शिया की बहुत बड़ी सल्तनत को शिकस्त दे दी है, रोमियो को शिकस्त दे दी है, तो हम उसके मुकाबले में क्या है। उसने उसको तहफ़ तहफ़ दिए हैं, उसने भी अपनी कौम को बचाया है। अच्छा, उसको देखें, सियासत और ये चीज़ क्या वक्ती तौर पर तो हम कहते हैं यार ये बहुत बुरी चीज़ है, बुरी चीज़ है। उसका राजा पोरस भी दुश्मन था, उसका कश्मीर का बादशाह भी जो था वो भी दुश्मन था, 2-3 दुश्मन उसके इर्द गिर्द थे। उसने सिकंदर को कहा मैं तो तुम्हारा दोस्त, तू असल दुश्मन तो दरिया जेहलम के उस पार है, उसके साथ आप करो, दो हाथ करो। सिकंदर आज़म को बाद में एहसास हुआ कि मैंने कुछ जाते जाते एक दिलेर बंदे के साथ जो है ना वो गलत काम कर गया हूँ। बहरहाल कहने की बात यह है कि ये जो तहज़ीब है और वो चाणक्य ने जो कुछ इनको पढ़ाया, वो चंद्रगुप्त मौर्य ने सिर्फ टेक्सला के नौजवानों को अपने साथ मिला के कलील अरसे, 10 साल, 8 या 10 साल के अरसे में यहाँ से ग्रीक को भगा दिया। ग्रीक को यहाँ से नहीं भगाया बल्कि अफ़गानिस्तान का इलाका तक वो फतह कर लिया है। आपको पता है कि पहली एम्पायर जो डेवलप हुई है वो टेक्सला से बनी है, चंद्रगुप्त मौर्य ने टेक्सला में बैठ के बनाई है। और फिर ग्रीक ने ना सिर्फ ये किया है, उन्होंने ट्रीटी साइन किया है और उन्होंने उसने जो सिकंदर आज़म का, क्योंकि सिकंदर आज़म तो जाके सिकंदरिया में फ़ौत हो गया, ये रास्ते में हुआ, जो तो मुख्तलिफ मुतज़ाद चीज़ें हैं। तो सेल्कस जो था उसने अपनी बहन का रिश्ता चंद्रगुप्त मौर्य को दिया, इनके आपस में रिश्तेदारियाँ भी हैं। ग्रीक इसको ऑन नहीं करते हैं, वो कहते हैं नहीं इस तरह नहीं है, उसका शायद नाम रुखसाना था या इस तरह को आप। तो कहने की बात यह है कि ये इतने पावरफुल हो गए कि 150-200 साल तक इनकी हुकूमत या कायम रही। अशोका एक बहुत बड़ा जंगजू गुजरा है और वो बहुत बड़ा हुक्मरान गुजरा है। तो चाणक्य, अच्छा दूसरी बात एक सबसे अहम है कि अमूमन हमारे जहन में ये आता है कि जोलिया एक यूनिवर्सिटी थी, वो छोटा सा इलाका था, ऐसा नहीं अभी तक प्रॉपर दरसगाह नहीं मिली है। उसका ये होता था मुख्तलिफ डिसिप्लिन, जो मुख्तलिफ स्टडीज़ थी, जो मुख्तलिफ मज़ामीन थे, वो एक बैठा उस्ताद बैठे हुए हैं, चंद जो फ़लसफ़े की तालीम दे रहे हैं, कुछ साइंस की दे रहे हैं, कुछ जंगी फ़नून की दे रहे हैं, कुछ जराई की दे रहे हैं। तो मुख्तलिफ वो स्टूपों के साथ वो मुंसलिक थे। वहाँ पर वो ना सिर्फ आदमी रवानी सफ़र भी करते थे, तलब इल्मों को सिर्फ यही नहीं बताया जाता था कि वो रवानी सफ़र भी करते थे, और उसके साथ वो आदमी तालीमात भी हासिल करते थे। इन स्टूपों के साथ जो खानकाएँ हैं इनके साथ उनकी अटैचमेंट थी, क्योंकि प्रॉपर यूनिवर्सिटी या इस तरह की कोई चीज़ अभी तक नहीं मिली है। तो इसी के साथ मैं तमाम दोस्त, और कुछ सवाल है आपका? ये जो सरकाप है इसके बारे में कहते हैं, ये भी दरसगाह भी इसके अंदर थी, ये सारा था। जी सर, देखें सरकाप तो आपके साथ एक बहुत बड़ी सिविलाइजेशन इस तरह है कि इसके अंदर आप मुख्तलिफ मज़ाहब की उनकी वो चीज़ें मिलती हैं। एक ही गली के ऊपर आप 4, 5, 6 मज़हब के मंदिर या टेम्पल्स बने हुए हैं। आप देखिए कितनी बड़ी उनके अंदर एक बर्दाश्त थी और वो एक दूसरे को बर्दाश्त करते थे। आज हम बर्दाश्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। उस वक्त जैन माता है, बुद्ध माता है, जरतश हैं, आपके हिंदू हैं, अच्छा ये ईरानी है, वो सारी चीज़ें 5-6 मज़ाहब को लेकर चलना, और एक छोटी सी 2-4 किलोमीटर के अंदर और एक गली में हम 2-4 नहीं बल्कि एक फरलांग बनती है, उसके अंदर तो 4-5 मज़ाहब की वो मंदिर वहाँ हैं। तो इससे यही साबित होता है कि वो बहुत आला तालीम याफ्ता, अपने एक आला किरदार के मालिक थे। सिर्फ हम उनको ऑन नहीं करते हैं, ऑन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना तो उनसे 500-600-700 साल बाद का ज़माना है। तो मैं एक और मिसाल अपने दोस्तों को देना चाहूँगा। जब फ़तह मक्का हो गया तो हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम की ड्यूटी लगाई है कि आप जाके अबरानी ज़ुबान सीखें। अब मुझे बताएं, अबरानी ज़ुबान के अंदर कोई दीन की बात थी? दीन तो मुकम्मल हो गया था। सिर्फ वहाँ से एक हिकमत की बात है। हिकमत को हम वजीफ़ा समझते हैं, वजीफ़ा नहीं होता है। बेसिकल वो साइंटिफिक चीज़ें होती हैं, जो रहने के तरीके होते हैं, रहने की चीज़ें होती हैं, वो ताकि इम्प्लीमेंट करे, ताकि हमारा माशरा जल्दी से वो जो चीज़ है तरक्की करे। इस तरह ही हमें वो पुराने वक्तों की चीज़ें निकाल के लानी चाहिए और उससे हम अपने जदीद दौर के मुताबिक चलना चाहिए हमें। जी इन्होंने हिंदुस्तानी अरस्तू से तशबीह दी। जी हाँ, इसकी एक बड़ी ज़बरदस्त मिसाल है। सर्दों को महफूज करने का तरीका इसमें बताया हुआ था। अब उस वक्त सर्दें तो इस तरह नहीं, जहाँ किला था किले से 10-10 किलोमीटर दूर सर्दें होती थी। अब इतनी दूर तक हिफाजत करना, तो ये क्या करते थे, ये कबूतर पालते थे, जंगली कबूतर बहुत बड़ी तादाद में, और जो सरहदें थी
उन सरहदों के ऊपर ये दाना डाल देते थे। मतलब अगर इनको डर है कि इस वक्त हमला हो सकता है या अगले 2 दिन में फ़ौज नहीं आना है, तो अभी हर वक्त तो पहरा नहीं देंगे ना बैठ के, तो इस सरहदों पे जाके दूर दूर तक दाना डालते थे और कबूतर छोड़ देते थे। अब कबूतर दाना खा रहे हैं, एक घोड़ा भी आएगा तो कबूतर उड़ेंगे, दूर से नजर आ जाएगा कि वहाँ मूवमेंट हुई है। तो ये इस तरीके से सरहदें महफूज करते हैं। अच्छा, एक और आपको मैं बताऊँ, ये एक गोरे की मैंने सुना है, वो ये जो कह रहे स्टूपे हैं, जितनी भी स्टूपे हैं ये इंटरकनेक्ट थे। यहाँ से आप खड़े होंगे स्टूपे से तो आपको बलर तोप का स्टूपा नजर आएगा। बलर तोप से आप जाएंगे तो आप हरीपुर के ऊपर, पहाड़ों के ऊपर जो स्टूपे हैं, वो कहते हैं कि ये गलगित तक ये स्टूपे एक दूसरे के साथ रोशनी के साथ और आग के अलाव के साथ ये बाकायदा अपनी वो सिग्नल्स करते थे। उनका पूरा प्रोटोकॉल था, और जैसे आजकल वायरलेस है, उस वक्त वो सिग्नल के साथ अपने सारी चीज़ें कन्वे करते थे। काफिला पहुंच गया है, नहीं है, हमलावर आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, हम इस वक्त किस हाल में है, कोई यहाँ आफत आई है, वो सारी चीज़ें उस वक्त वो यहाँ से पूरी, क्योंकि आप गलगित चले जाएं या हुंजा चले जाएं तो आपको 2 दिन लगते हैं। अब यहाँ से जैसे ऊपर थे इनके, फिर वहाँ से आगे गिरी है, ये सारे आपस सारे ये इंटरकनेक्ट है। और वहाँ से एक मेन स्टूप है जहाँ से वो सिग्नल आगे, और बहुत ही माहिर किस्म के लोग वहाँ बैठे हुए थे, जो अपने ऑपरेटर बैठे हुए थे, जो आगे वो कन्वे करते थे अपने सिग्नल्स को। कम्युनिकेशन सिस्टम था जी। हाँ, वो ऐसे लोग नहीं थे कि हम समझ रहे हैं कि वो पता नहीं क्या है, वो बहुत उस वक्त अपने उस दौर का टेक्नोलॉजी नहज पे थे उस वक्त, वो बिल्कुल टॉप पे थे। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू।